बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बाइंग हाउस एंड ट्रांसफरेबल एलसी। इस वीडियो में हम बाइंग हाउस को डिस्कस करेंगे और ट्रांसफरेबल एलसी को भी डिस्कस करेंगे कि बाइंग हाउस कैसे ट्रांसफरेबल एलसी को यूटिलाइज करता है। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी मेरी वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें कुछ पॉइंट रह जाते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। जो नए हमारे दोस्त हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में अभी इंटर हो रहे हैं या इंटर होना चाहते हैं तो उनके लिए मैं फिर वो जो छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं उनके ऊपर मैंने सोचा कि अलग से छोटी छोटी सी वीडियोस बना दी जाएं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बाइंग हाउस क्या है। बाइंग हाउस एक्चुअली हमारे जो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में यहाँ पर जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, पर्टिकुलर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फैब्रिक्स, गारमेंट्स, होजरी, इस तरह के आइटम पर है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जो भी कंट्रीज़ जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जो प्रोडक्ट अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इम्पोर्टर कंट्री है वो यहाँ पे अपना एक ऑफिस ओपन कर देता है, रेप ऑफिस कह लें उससे या बाइंग हाउस कह लें। वो अपना पर्सनली अपना ऑफिस भी ओपन कर सकता है और यहाँ से किसी एजेंसी को भी हायर कर सकता है जो उसका रैप ऑफिस कहलाता है या उसके रैप के तौर पर काम करता है। तो इसे बाइंग हाउस कहा जाता है। वो उसके बिहाफ के ऊपर, जो इम्पोर्टर है उसके बिहाफ के ऊपर यहाँ से परचेजिंग करता है। और जैसे गारमेंट्स हैं या टी शर्ट्स आपके सामने हैं और लेदर जैकेट्स आपके सामने हैं, इस तरह की जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो इम्पोर्टर यहाँ से इंटरेस्टेड है इंपोर्ट करने में, तो बाइंग हाउस या उसका जो रैप ऑफिस है वो यहाँ से डिफरेंट जो एक्सपोर्टर हैं उनसे कांटेक्ट करता है, उसके बिहाफ पर बाय करता है, अपनी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ तय करता है, क्वालिटी उसके साथ तय करता है, रेट उसके साथ तय करता है। ये सारी चीज़ें वो तय करने के बाद यहाँ से ऑर्डर कंफर्म करता है और इस सिलसिले में वो अपने जो हेड ऑफिस होता है या जो मेन इंपोर्टर होता है उसके साथ कोऑर्डिनेशन उसकी होती है। यहाँ से जो भी उसकी डीलिंग होती है वो वक्तन फ़वक्तन उसको आगाह करता रहता है और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से बाइंग करता है। तो वो बाइंग ऑफिस कहलाता है या रैप ऑफिस कहलाता है या लेयन ऑफिस भी इसे कहते हैं। ये लोकल एजेंसी भी हो सकती है कोई, और वो उसका अपना ऑफिस भी हो सकता है। पाकिस्तान में भी कई लोकल एजेंसीज इस तरह का काम कर रही हैं और कई कंपनीज ऐसी भी हैं फॉरेन की जिन्होंने अपना ऑफिस भी यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो ये अपने हेड ऑफिस के बिहाफ के ऊपर, जो हेड ऑफिस है यूरोप में, अमेरिका में, कहीं भी है, जो इम्पोर्टर है, मेन इम्पोर्टर है, उसके बिहाफ पर यहाँ पे बाइंग करता है और क्वालिटी अपनी तय करता है और उससे रेट तय करता है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद फिर वो क्या करता है, जो मेन इम्पोर्टर होता है, जो वो उसका हेड ऑफिस होता है, वो एक ट्रांसफरेबल एलसी ओपन करता है। वो एक ट्रांसफरेबल एलसी जो ट्रांसफरेबल भी होती है और डिविजिबल भी होती है, यानी वो ट्रांसफ़र भी की जा सकती है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी किया जा सकता है। ये एक मेन एलसी होती है। जैसे एक बड़ी अमाउंट है, जैसे $2 लाख की, उसने एक एलसी ओपन कर दी बाइंग हाउस के नाम पर, जो उसका यहाँ पे बाइंग हाउस है या जो रैप ऑफिस है या लेयन ऑफिस है, जो भी उसका ऑफिस है जो उसके ब्याह पर यहाँ पे काम कर रहा है, उसके नाम पर उसने एक ट्रांसफरेबल एंड डिविजिबल एलसी ओपन कर दी। अब ये जो उसका बाइंग हाउस है ये लोकली जिस जिस एक्सपोर्टर से डील करता है
फाइनल रेट तय करने के बाद, क्वालिटी, सारी चीज़ें तय करने के बाद, इस एलसी का एक पार्ट, क्योंकि ये डिविजिबल होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, तो एक छोटा सा पार्ट उसका जितनी भी उसका अमाउंट बनता है, $10,000 का बनता है, 20 का बनता है, $30 का बनता है, $30,000 का बनता है, इतना पार्ट उसको उस एक्सपोर्टर के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह दूसरे किसी और एक्सपोर्टर से जब उसकी डील होती है, उसका भी जितना पार्ट बनता है, जितना अमाउंट बनता है, वो एलसी उसके नाम ट्रांसफ़र कर देता है। यानी ये 2 लाख की एलसी है, $2 लाख की, तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, जितने जितने पार्ट्स बनते जाते हैं वो ट्रांसफ़र करता जाता है। साथ उसके वो जो आर्डर्स की डिटेल होती हैं एलसी के अंदर होती हैं, वो पार्ट जो रिक्वायर्ड है, यानी अगर किसी से टी शर्ट्स परचेज़ की गई है तो टी शर्ट्स का वो पार्ट भी उसके साथ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में दे देगा कि ये टी शर्ट्स चाहिए, ये रेट है, $10,000 इस एलसी का अमाउंट है। ये एलसी ट्रांसफरेबल एलसी होती है, तो ये उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। मास्टर एलसी इसी जो बाइंग हाउस है इसी के नाम आती है। मास्टर एलसी में कुछ कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। मास्टर एलसी हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं, यूसीबी में मास्टर एलसी का कोई वर्ड आप नहीं देखेंगे, होती है ट्रांसफरेबल एलसी ही है, जो कॉमन एलसी कहलाती है। हम इसको मास्टर इसलिए कह रहे हैं कि एक बड़ी एलसी आ गई है चूँकि बाइंग हाउस के नाम पर, तो हम अपने समझने के लिए इसको मास्टर एलसी का नाम देंगे, क्योंकि फिर आगे इस एलसी में से वो छोटे छोटे डिवीज़न बना देता है, छोटे छोटे पार्ट्स बना देता है डिफरेंट एक्सपोर्टर को, तो इसलिए हम अपने समझने के लिए इसको मास्टर एलसी का नाम दे रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एलसी छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड करके डिफरेंट एक्सपोर्टर के नाम ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर वो एक्सपोर्टर उसके ऊपर शिपमेंट करते हैं। अब ये जो बाइंग हाउस होता है, ये अपने उस जो हेड ऑफिस है उसके बिहाफ के ऊपर यहाँ क्वालिटी का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी बाज़ औक़ात ये इशू करते हैं। अगर एलसी के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि जो बाइंग हाउस है उसका नाम दे दिया जाता है कि फ़लाँ बाइंग हाउस है हमारा, या फ़लाँ हमारा रैप ऑफिस है, वो एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देगा, और वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बैंक में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते वक्त लाजमी होगा। तो फिर वो जब प्रोडक्ट रेडी हो जाती है और ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी वो उसको क्वालिटी को चेक करता है, और फाइनल इंस्पेक्शन भी करता है जब सारी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है, तो फिर वो एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू करता है अगर एलसी में रिक्वायरमेंट है उसकी एलसी, तो फिर वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू करता है, और वो एक्सपोर्टर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में प्रेजेंट करके पेमेंट ले लेता है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बाइंग हाउस ही ट्रांसफरेबल एलसी ले, डायरेक्ट एलसी एक्सपोर्टर के नाम पर भी आ सकती है। जो हेड ऑफिस है वो डायरेक्ट एलसी भी भेज देता है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये है कि बहुत से बाइंग ऑफिस ऐसा करते हैं कि वहाँ से ट्रांसफरेबल एलसी मंगवा लेते हैं, उनके पास एक बड़ी एलसी होती है, फिर वो छोटे छोटे पार्ट आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं अपने क्लाइंट के नाम पर जिससे उन्होंने बाइंग की होती है, अपने मेन जो क्लाइंट है उसका जो हेड ऑफिस है उसके बिहाफ के ऊपर। तो ये इस तरह ट्रांसफरेबल एलसी जो डिविजिबल भी होती है, अगर डिविजिबल एलसी नहीं होगी तो फिर ये पूरी की पूरी एलसी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। क्योंकि डिविजिबल होती है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके 10,000 5,000 जितनी भी रिक्वायरमेंट है इसको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अगर डिविजिबल नहीं होगी, सिर्फ ट्रांसफरेबल होगी, तो फिर पूरे की पूरी एलसी $2 लाख की ही ट्रांसफ़र की जाएगी। चूँकि ये डिफरेंट एक्सपोर्टर होते हैं तो ये डिविजिबल भी होती है, तो इस तरह ये ट्रांसफरेबल एलसी बाइंग हाउस के नाम पर आती है, और वो अपने हेड ऑफिस के बिहाफ के ऊपर इस एलसी को ट्रांसफ़र करता है। अब एक और चीज़ इसमें बताता चलूँ कि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये इंस्पेक्शन पोर्ट के ऊपर भी हो सकती है। जी, पोर्ट के ऊपर भी इंस्पेक्शन ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स यहाँ से जा रही हैं उनमें पोर्ट के ऊपर इसकी इंस्पेक्शन बड़ी मुश्किल हो जाती है, नामुमकिन सी चीज़ है। जैसे अगर आप कोई चीज़ में राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो राइस की तो इंस्पेक्शन हो जाएगी पोर्ट के ऊपर, वहाँ से किसी भी एक बैग को 2-4 बैग ओपन करके वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिया जाएगा। एसजीएस या जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो उसकी एक रिपोर्ट बना देंगी, जो स्पेक्स एलसी के अंदर दिए हुए हैं, जो उसकी लिमिट्स हैं, उस लिमिट्स के अंदर उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये गारमेंट्स हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, और इसकी पैकिंग भी बड़ी खासी जो है ना, वो जैसे 1 डज़न का एक पैक है, फिर एक पैक एक कार्टन के अंदर है, उसमें 3 तरह के साइज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसमें स्टिचिंग का भी होता है, उसमें फैब्रिक की क्वालिटी भी देखनी होती है, उसमें बटन भी देखने होते हैं, उसमें जिप उसको भी चेक करना होता है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये पोर्ट के ऊपर बड़ी मुश्किल इंस्पेक्शन हो सकती है, तो इसलिए ये जो बाइंग हाउस हैं गारमेंट्स के लिए या हौजरी के लिए ये ओपन किए जाते हैं,
एक तो जो मेन इम्पोर्टर है उसको ये सहूलत हो जाती है कि उसका यहाँ पे ऑफिस होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लुक आफ्टर करता रहता है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन भी वहाँ पे विजिट करता है फैक्ट्री को, मिल को, और पैकिंग भी वो चेक करता रहता है, उसका कलर जो है वो भी चेक करता है, उसकी उसकी जब डाइंग होती है तो डाइंग करने के बाद भी वो उसकी कलर को भी चेक करता है, उसकी साइज़ को भी चेक करता है, फिर फाइनल इंस्पेक्शन की जाती है, फिर अपना जो कोई बंदा भेज के अपनी निगरानी में उसकी लोडिंग भी कराता है कंटेनर के अंदर, जब वो कार्गो स्टफ हो रही थी तो भी उनका बंदा आता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये SGS या कोटेक्ना या दूसरी जो कंपनीज है वो इस तरह की नहीं करती हैं, वो तो फिर पोर्ट पे फाइनल इंस्पेक्शन करती हैं, और फिर ये गारमेंट्स या इस तरह की चीज़ें इनकी फाइनल इंस्पेक्शन पोर्ट के ऊपर मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बाइंग हाउस बनाया जाता है या रेप ऑफिस बनाया जाता है, और ये ट्रांसफरेबल LC भी वो अपनी सहूलत के लिए एक LC ओपन कर देता है, फिर बाइंग हाउस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आगे उसको डिवाइड करके ट्रांसफ़र करता रहता है। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।